नमस्कार। मनीषा ब्यूटी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम CITS कॉस्मेटोलॉजी में पमिंग के टॉपिक को लेकर आए हैं और उनके MCQs को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच केमिकल बॉन्ड्स आर परमानेंटली अल्टर्ड ड्यूरिंग द हेयर पमिंग प्रोसेस। हेयर पमिंग प्रक्रिया के दौरान कौन से केमिकल बॉन्ड स्थायी रूप से बदल जाते हैं? फर्स्ट कहता है हाइड्रोजन बॉन्ड, बी कहता है साल्ट बॉन्ड, सी कहता है डीसल्फाइड बॉन्ड और डी क्या कहता है पेप्टाइल बॉन्ड। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? जो हमारी केमिकल बॉन्ड होता है वो क्या है डीसल्फाइड, जो हमारी बॉन्ड होती है वो क्या है जब टूटती है तभी क्या है परमानेंटली जो होता है, जो भी हम हेयर की शेप देते हैं वह क्या है बालों की है वही बॉन्ड्स की वह शेप बन जाती है। उसके बाद जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइमरी एक्टिव इंग्रेडिएंट और रिड्यूसिंग एजेंट इन अल्कालाइन परमानेंट वेव्स। अल्कालाइन परमानेंट वेव में मुख्य एक्टिव इंग्रेडिएंट या रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? ए कहता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बी कहता है अमोनियो थायोग्लाइकोलेट, सी कहता है ग्लिसराइड मोनोथायोग्लाइकोलेट और डी क्या कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम क्या करते हैं प्राइमरी एक्टिवेटेड जो इंग्रेडिएंट अल्कालाइन परमानेंट में होता है वो कौन सा होता है अमोनिया थायोग्लाइकोलेट। यह जो होता है किसी भी बॉन्ड को क्या है, यह जो अल्कालाइन होता है ये क्या है हमारी बॉन्ड्स को क्या है तोड़ने में क्या करता है हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, व्हाट टाइप ऑफ pH रेंज ऑफ एन अल्कालाइन पर्म लोशन। एक अल्कालाइन पर्म लोशन का pH लेवल क्या होता है? 4.5 to 5.5, 6.5 to 7.0, 9.0 से 9.6, 11.5 से 12.5। तो जो हमारा जो ये क्या है अल्कालाइन पर्म लोशन का pH लेवल मतलब पोटेंशियल हाइड्रोजन जो है वो कितना होता है 9.0 से 9.6 के क्या होता है अल्कालाइन जो होते हैं। यह इसका अल्कालाइन पर्म लोशन का जो होता है अल्कालाइन लेवल जो है वह यह होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसिड बैलेंस वेव्स यूज विच मेन केमिकल एज देयर प्राइमरी रिड्यूसिंग एजेंट। एसिड बैलेंस जो वेव्स होती हैं मुख्य रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में किस केमिकल का क्या है वह उपयोग करती है? पहले ए क्या कहता है अमोनियो थायोग्लाइकोलेट, बी कहता है ग्लिसराइड मोनोथायोग्लाइकोलेट, सी कहता है सोडियम ब्रोमेट और डी क्या कहता है अमोनिया गैस। तो एसिड बैलेंस जब हम वेव्स का यूज़ करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि एसिड बैलेंस वेव्स यूज विच मेन केमिकल एज देयर प्राइमरी रिड्यूसिंग एजेंट। एसिड बैलेंस वेव मुख्य रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में किस केमिकल का उपयोग करती हैं? ए कहता है अमोनियो थायोग्लाइकोलेट, बी कहता है ग्लिसराइड मोनोथायोग्लाइकोलेट, सी कहता है सोडियम ब्रोमेट और डी क्या कहता है अमोनिया गैस। तो जो एसिड बैलेंस होती है उसमें जो है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या कौन सा आएगा? ग्लिसराइड मोनोथायोग्लाइकोलेट। ये क्या होती है कोल्ड वेव्स होती हैं और इनका pH लेवल जो होता है 7 और 8 के बीच में होता है, तभी इन्हें कोल्ड वेव कहते हैं। जो हमने पहले जो थी अमोनियो थायोग्लाइकोलेट यूज़ की थी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अमोनिया होता है, जबकि ये जो है हमारे बालों में थोड़ा कम हार्म देती हैं और इनका pH लेवल क्या होता है वो 7 से 8 होता है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द न्यूट्रलाइज़र इन परमानेंट वेविंग।
कि परमानेंट वेविंग में न्यूट्रलाइज़र का मुख्य कार्य क्या होता है। ए क्या कहता है, टू सॉफ्टन द हेयर क्यूटिकल, बालों के क्यूटिकल को क्या है सॉफ्ट करना। बी क्या कहता है, टू वॉश अवे अ बैड स्मेल, खराब गंध को धोना। सी क्या कहता है, टू रिबिल्ड एंड रीलॉक द डिसल्फाइड बोन, और कि डिसल्फाइड बोन को दोबारा जोड़ना था, लॉक करना। डी कहता है टू इंक्रीज द हेयर पोर्सिटी, बालों की क्या है पोर्सिटी को क्या करना है, बढ़ाना है। तो हम यहाँ पर क्या है, किसकी बात की गई, न्यूट्रलाइज़र की। तो न्यूट्रलाइज़र क्या काम करता है, सी जो है करेक्ट ऑप्शन आएगा। वो क्या करता है, हमारी बॉन्ड को रीबिल्ड करता है और उनके क्या कर देता है, जो हमारी डिसल्फाइड बोन होती है उसको वो लॉक कर देता है। क्योंकि जब हम फर्स्ट क्रीम लगाते हैं तो उससे हमारी डिसल्फाइड बोन क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, तो ये उसे लॉक करने का काम करता है। उसके बाद हमारे पास 6 क्वेश्चन है, व्हाट केमिकल इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इन पर्म न्यूट्रलाइज़र। पर्म न्यूट्रलाइज़र में सबसे अधिक किस केमिकल का क्या है उपयोग किया जाता है। ए कहता है अमोनिया, बी कहता है थायोग्लाइकोलिक एसिड, सी कहता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और डी क्या कहता है इथेनॉलमाइन। तो इसका क्या आएगा कि सबसे ज़्यादा जो केमिकल जो है पमिंग न्यूट्रलाइज़र में यूज़ किया जाता है, क्योंकि थायोग्लाइकोलेट जो होता है वो फर्स्ट क्रीम के लिए हम यूज़ करते हैं अमोनिया। तो ये न्यूट्रलाइज़र में किस चीज़ को यूज़ करते हैं हम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है उसको यूज़ करते हैं। यह एक क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि हमारी बोन्स को क्या करता है, फिक्स करने का काम करता है। 7th क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ पर्म रोड हैज़ अ स्मॉलर डायामीटर इन द सेंटर एंड अ लार्जर डायामीटर ऑन द एंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार की पर्म रोड का व्यास डायामीटर केंद्र में छोटा और सिरों पर क्या है बड़ा होता है। तो ए कहता है स्ट्रेट रोड, बी कहता है कनकेव रोड, सी कहता है लूप रोड, और डी क्या कहता है सॉफ्ट बेंड रोड। तो इसका क्या आएगा, जो कनकेव रोड्स होती हैं वही क्या होती हैं कि यह बीच में क्या होती है पतली होती हैं, जिसके केंद्र से क्या होते हैं, इसमें क्या पड़ते हैं टाइट कर्ल्स पड़ते हैं, और किनारों पर क्या होता है हल्का बड़ा क्या होता है कर्ल्स होता है। क्योंकि जो हमारी कनकेव बोन्स रोड्स होती हैं वो बीच में से तो पतली होंगी और साइडों से क्या होगी, मोटी होगी। तो जो तो बाल अपर वाली साइड होंगे वो तो क्या होंगे, थोड़े लूज कर्ल्स बनेंगे, जबकि नीचे से जो कर्ल्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, टाइट कर्ल्स बनेंगे इसके अंदर। तो अब हम जो है इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8th, कि व्हाट काइंड ऑफ कर्ल पैटर्न डज अ स्ट्रेट पर्म रोड प्रोड्यूस्ड। तो एक स्ट्रेट पर्म जो रोड होती है किस प्रकार का कर्ल जो है वो पैटर्न क्या है पैदा करती है। तो उसके बाद फर्स्ट कहता है टाइटर इन द सेंटर एंड द लूजर ऑन द साइड। कहता है केंद्र में तो टाइट होगा और किनारों में क्या होगा, लूज होगा। बी कहते हैं यूनिफॉर्म कर्ल्स जो होती हैं थ्रू आउट द हेयर स्टैंड, पूरे बालों में एक जैसा। और सी क्या है, अल्टरनेटिंग टाइट एंड लूज वेव्स, एक के बाद एक टाइट और एक क्या होगा, लूज होगा। डी कहते हैं जिग जैग क्रिम्प्ड पैटर्न, जिग जैग क्रिम्प पैटर्न की तरह। तो जब हम क्या है स्ट्रेट जो है रोड का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा क्या आएगा, इफ़ेक्ट भी क्या आएगा, स्ट्रेट आएगा, यूनिफॉर्म जो है हमारे कर्ल्स का क्या है इफ़ेक्ट आएगा। इसलिए बी क्वेश्चन जो है वो क्या इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है हमारा 9th क्वेश्चन, कहता है वाई आर एंड पेपर यूज व्हेन रैपिंग हेयर अराउंड पर्म रोड। पर्म रोड पर बालों पर लपेटते समय एंड पेपर का उपयोग क्यों किया जाता है। ए क्या कहता है, टू एब्जॉर्ब एक्सेस केमिकल लोशन, अतिरिक्त केमिकल लोशन को सोखने के लिए। बी कहता है टू प्रिवेंट फिश हुक एट द हेयर एंड, बालों के सिरों को मुड़ने तथा फिश हुक बनाने से रोकने के लिए। सी क्या, टू प्रोटेक्ट द स्टाइलिश फिंगर, स्टाइलिश की उंगलियों की सुरक्षा के लिए। डी क्या कहते हैं, टू हीट द हेयर एंड फास्टर, बालों के सिरों को क्या तेज़ी से गर्म करने के लिए। तो जो है जब हम क्या करते हैं पर्म रोलर में हम एंड पेपर्स का क्यों यूज़ करते हैं, ताकि
जो हमारे बाल जो हैं है ना, टू प्रिवेंट फिश हुक क्या होता है, ऐसे की तरह, इस तरह जो है हमारे बाल क्या हो जाएंगे, अगर हम एंड में नहीं यूज़ करेंगे, नीचे बाल हमारे पतले होते हैं, तो वो बाल क्या हैं, फिश हुक की तरह जो है दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम जो है क्या है, वो एंड पेपर का यूज़ बालों के नीचे करते हैं। उसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन है, विच एंड पेपर रैपिंग टेक्निक यूज़ वन पेपर फोल्डिंग इन द हाफ ओवर द हेयर एंड लाइक अ बुक। तो कहता है कौन सी एंड पेपर रैपिंग तकनीक बालों के सिरों पर किताब की तरह आधे में मुड़े हुए एक पेपर का उपयोग करती है। ए कहता है डबल फ्लैट रैप, दूसरा कहता है सिंगल फ्लैट रैप, सी कहता है बुक्ड रैप और डी क्या कहता है कुशन रैप्ड। तो इसके तो क्वेश्चन से ही क्लियर हो रहा है कि जो पेपर की तरह फोल्ड होगी तो वो कौन सी होगी, बुक्ड रैप, लाइक अ बुक। जो बुक की तरह जो है, जैसे हमारी बुक होती है, एक साइड से ओपन होती है, एक साइड से बंद होती है, तो उसे भी जो है एक तरफ से हम फोल्ड कर देते हैं, दूसरी तरफ से क्या कर देते हैं, ओपन रखते हैं, जिसके अंदर हम बालों को डालकर फिर हम उन्हें क्या कर देते हैं, कर्ल्स करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन, विच पेपर टेक्निक इन्वॉल्व्स प्लेसिंग वन पेपर अंडर एंड वन पेपर ओवर द हेयर स्टैंड। कहता है किस पेपर तकनीक में बालों के स्टैंड के नीचे एक पेपर और ऊपर एक पेपर रखा जाता है। डबल फ्लैट रैप, दूसरा कहता है बुक रैप, तीसरा कहता है सिंगल रैप और फोर्थ क्या कहता है, एनवल्प रैप, एनवल्प रैप। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, डबल फ्लैट रैप जो है वह क्या है, रखा जाता है। 12th क्वेश्चन है, हेयर दैट ऑब्जर्व पम्प लोशन वेरी क्विकली ड्यू टू एन ओपन और डैमेज क्यूटिकल हैज़। खुली और क्षतिग्रस्त क्यूटिकल्स के कारण जो बाल पम्प लोशन को बहुत जल्दी सोख लेते हैं उनमें होती है लो पोरसिटी, नॉर्मल पोरसिटी, सी कहता है हाई पोरसिटी और डी क्या कहता है जीरो पोरसिटी। तो जब कोई चीज़ की क्या होती है, किसी की सोखने की क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है, दैट मीन्स उसके अंदर क्या है, हाई पोरसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जिन बालों के क्यूटिकल्स क्या होंगे, डैमेज होंगे, तो वो लिक्विड को क्या करेंगे, बहुत जल्दी से क्या करेंगे, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेंगे। 17 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ परमानेंट वेव जनरेट इट्स ओन हीट थ्रू अ केमिकल रिएक्शन मिक्सिंग इनसाइड द सैलून। तो किस प्रकार के जो है परमानेंट वेव सैलून में मिक्स करने पर केमिकल रिएक्शन के माध्यम से अपनी खुद की गर्मी पैदा करता है। तो उसको क्या बोलते हैं, पहला क्या कहता है, एंडोथर्मिक वेव बोलते हैं, बी कहता है एक्सोथर्मिक वेव, सी कहता है कोल्ड वेव और डी क्या कहता है एसिडिक वेव। तो क्या होता है कि जब वो क्या कहते हैं परमानेंट वेव जो है खुद जो है जनरेट करता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिकल वेव, एक्सोथर्मिकल वेव। बी जो है उसका करेक्ट आंसर आएगा। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। यह केमिकल रिएक्शन में खुद गर्मी हीट जो होती है वो क्या होती है, बाहर निकलती है, तो एक्सो। नेक्स्ट जो है हमारा 18th क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि एन एंडोथर्मिक वेव रिक्वायर विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस प्रॉपरली। एक एंडोथर्मिक वेव को ठीक से प्रोसेस होने के लिए निम्नलिखित में से किसी की आवश्यकता होती है। ए कहता है एन आउटसाइड हीट सोर्स लाइक अ हुडी ड्रायर, एक बाहरी गर्मी तथा स्रोत जैसे हुडी ड्रायर, एक बाहरी गर्मी के स्रोत जैसे हुडी ड्रायर। बी कहते हैं एन आइस पैक एप्लीकेशन, बर्फ़ में पैक का उपयोग करना। सी कहते हैं कोल्ड वेव वाटर रिंजिंग, ठंडे पानी से धोना। डी कहते हैं नो प्रोसेसिंग टाइम, प्रोसेसिंग के समय की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 18 का जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो होगा ए। कहता है एन आउटसाइड हीट सोर्सेज लाइक अ हुडी ड्रायर, एक जब हम क्या करते हैं एंडोथर्मिक वेव जो है, तो इसमें क्या है, जो एंडोथर्मिक वेव है, मतलब जो एंडो का मतलब क्या होता है कि जो एंडो का मतलब होता है सोखना, ठीक है। तो ऐसा जब हम ऐसे में उसको एक्टिव करने के लिए हमें क्या बाहर के ड्रायर की
हमें क्या गर्मी की नीड होती है, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, हुड ड्रायर का क्या है यूज़ करते हैं, ताकि क्या हो सके, उसको हीट मिल सके और जो प्रोसेस है वह क्या है स्टार्ट हो सके। 19th जो है हमारा क्वेश्चन है, 19th क्वेश्चन है, व्हाट टेस्ट इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द पमिंग प्रोसेस टू चेक इफ द डिज़ायर्ड कलर फॉर्मेशन हैज़ बीन अचीव्ड। पमिंग प्रक्रिया के दौरान यह जांचने के लिए कि कौन सा टेस्ट किया जाता है मनचाहा कर्ल बन गया है या नहीं। ए कहते हैं पैच टेस्ट, बी कहते हैं टेस्ट कर्ल, एस पैटर्न टेस्ट, सी कहते हैं मेटेलिक साल्ट टेस्ट और डी क्या कहता है पोरसिटी टेस्ट। तो इसका जब हमने जो है चेक करना है कि हमारे कर्ल्स बने हैं कि नहीं, तो बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, या तो उसे क्या बोलते हैं टेस्ट कर्ल्स, या एस पैटर्न क्या है शेप, क्योंकि हम इसमें चेक करते हैं कर्ल्स को देख के कि वो एस शेप में क्या है वो बने हैं या नहीं बने हैं। 20th हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें कहता है व्हाट शेप और पैटर्न शुड द हेयर फॉर्म ड्यूरिंग अ सक्सेसफुल टेस्ट कर्ल। एक सफल टेस्ट कर्ल के दौरान बालों को कौन सा आकार या पैटर्न बनाना चाहिए। ए कहता है स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, एक सीधी खड़ी रेखा, ए कहता है शार्प जेड शेप, एक तीखा जेड आकार, अ डिस्टिंक्ट एस शेप रिफ्लेक्टिंग द रोड साइज, रोड के आकार को दर्शाता हुआ एक स्पष्ट एस आकार, अ टाइट नोट, एक टाइट क्या आएगी गांठ। तो जब हम क्या है इस सफल जो है टेस्ट कर्ल के दौरान बालों को कौन सा जो हम क्या है पैटर्न अपनाते हैं ये देखने के लिए कि हमारे बालों में जो कर्ल हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था क्या है एस शेप जो है रिफ्लेक्टिंग द रोड साइज, कि हमारी शेप में दिखाई देता है कि एस शेप जो है वो बन रही है कि नहीं बन रही है। ऐसे ही कर्ल्स बनते हैं ना ऐसे शेप में, तो वो हम क्या है चेक करते हैं। उसके बाद हमारे पास 21 क्वेश्चन है कि रैपिंग हेयर विद टू मच टेंशन ऑन द पर्म रोड कैन कोज। कहता है अगर हमने रोड पर क्या बालों को बहुत अधिक खिंचाव के साथ लपेटने से क्या होता है, फास्टर प्रोसेसिंग टाइम, तेजी से प्रोसेसिंग होने लगता है, हेयर ब्रेकेज और स्किन इरिटेशन, बालों का टूटना, और क्या हो सकती है त्वचा जो है हमारी क्या है में जलन करने लग जाती है, परमानेंट हेयर लॉस, स्थायी रूप से गंजापन आ जाता है। डी कहता है नो इफेक्ट एट ऑल, कोई असर नहीं पड़ता। पर जब हम क्या है पमिंग को बहुत ज़्यादा टाइटली लगाते हैं तब हमारे क्या हेयर ब्रेकेज होने की और स्किन इरिटेशन होने की क्या है ये चांसेस रहते हैं, इसलिए बी जो है वो क्या है करेक्ट ऑप्शन आएगा। उसके बाद है हमारा 22 क्वेश्चन जिसमें कहते हैं कि व्हाट केमिकल रिएक्शन हैपन ड्यूरिंग द रिडक्शन स्टेज व्हेन पर्म लोशन इज अप्लाइड। पर्म लोशन लगाने पर रिडक्शन स्टेज के दौरान कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है। तो पहले क्या कहता है ऑक्सीजन इज एडिड टू द हेयर। रिडक्शन में क्या होता है बालों में क्या होता है ऑक्सीजन जो होती है वो ऐड ऑन होती है। बी कहता है हाइड्रोजन इज एडिड एंड डी सल्फाइड बोन इज ब्रेकन। हाइड्रोजन क्या है उसमें जुड़ता है और डी सल्फाइड बोन क्या टूटती है। सी क्या कहता है कि हेयर प्रोटीन कंप्लीटली मेल्टेड, बालों का प्रोटीन पूरी तरह पिघल जाता है, और क्या है मेलानिन इज डिस्ट्रॉयड। डी में कहता है मेलानिन लस्ट हो जाता है। तो जो रिडक्शन जो स्टेज होती है वो क्या काम करती है, वो आपकी डिसल्फाइड बोन को क्या कर देती है तोड़ देती है, और उसमें क्या हाइड्रोजन क्या होता है ऐड ऑन होता है। उसके बाद हमारे पास आता है 23 क्वेश्चन है उसमें कहते हैं कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू रिंस द पर्म लोशन थ्रो आउट फ्रॉम द हेयर बिफोर अप्लाइंग द न्यूट्रलाइज़र। न्यूट्रलाइज़र लगाने से पहले बालों को पर्म लोशन को अच्छी तरह धोना क्यों आवश्यक होता है। देखिए जब हम पमिंग करते हैं तो सबसे पहले हम पर्म लोशन लगाते हैं और फिर हम सेकंड स्टेप क्या होता है हम उस पर न्यूट्रलाइज़र लगाते हैं। तो वो कहते हैं कि पर्म जो लोशन होता है उसे धोना क्यों आवश्यक होता है। टू मेक द हेयर स्मेल गुड, बालों को अच्छी खुशबू देने के लिए। टू प्रिवेंट अ वायलेट केमिकल रिएक्शन एंड हेयर डैमेज, उग्र केमिकल रिएक्शन और बालों को नुकसान को रोकने के लिए। टू लाइटन अ नेचुरल हेयर कलर, बालों को प्राकृतिक रंग को हल्का करने के लिए। डी कहता है टू कूल डाउन द स्कैल्प, स्कैल्प को ठंडा करने के लिए। तो जो इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा टू प्रिवेंट अ वायलेट केमिकल रिएक्शन एंड हेयर डैमेज, क्योंकि जो हम पहला जो क्रीम लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उसके रिएक्शन को कम करने के लिए
जो है वह उसको पूरे बालों से क्या हम क्या निकाल देते हैं, क्योंकि उसने जो ऐसे शेप का प्रोसेस करना होता है, जो हमारी बॉन्ड्स को तोड़ना होता है, वो कार्य वो क्या कर चुका है। और जब हम उसके ऊपर ही न्यूट्रलाइज़र लगा देंगे तो वो क्या है कि ओवर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। 24th क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग शुड अ क्लाइंट वेट बिफोर अ शैम्पूइंग आफ्टर गेटिंग अ परमानेंट वेव। परमानेंट वेव करने के बाद क्लाइंट को शैम्पू करने से पहले कितने समय का इंतज़ार करना चाहिए? 1 से 2 घंटे, 24 to 48 आवर्स, मिनिमम 2 वीक, इमीडिएटली। तो इसमें क्या है, बालों को जब हम क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज़र का जब हमने यूज़ कर लिया होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, 1 से 2 दिन का समय देते हैं कि हमें क्या है शैम्पूइंग नहीं करनी होती है। तो इसलिए बी जो है वो क्या करेक्ट ऑप्शन आएगा। 24 से 48 आवर जो है हम का उसका क्या है गैप डालते हैं। उसके बाद है हमारा 25 क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ पर्म्स इज़ रिकमेंडेड फॉर फाइन, फ्रिकल और कलर ट्रीटेड हेयर। किस तरह के करने चाहिए? पतले, नाजुक, कलर ट्रीटेड बालों के लिए किस प्रकार के पमिंग की सिफारिश की जाती है? हाई पीएच एल्कालाइन वेव, ठीक है। बी कहता है एसिड बैलेंसिंग और ट्रू एसिड वेव। सी कहता है स्ट्रॉन्ग एक्सोथर्मिक वेव। डी कहता है सोडियम हाइड्रोजन रिलैक्सर। तो जब भी हम क्या है, जब हमारे पास फाइन या कलर डैमेज हेयर आएगा तो हमें एसिड बैलेंस्ड जो है वह क्या पर्म लोशन का यूज़ करना चाहिए, ताकि जो बाल हैं उनको जो है बहुत अधिक डैमेज वो ना हो, और बाल जो है आपके क्या है उनका जो पीएच लेवल जो होता है, जो एसिड बैलेंसिंग का होता है, ये कम होता है और क्या होता है सॉफ्ट होता है, जिसके कारण ये आपके क्या है जो कमज़ोर बालों को क्या करता है नुकसान नहीं देता ज़्यादा। What is the main purpose of the pre-heating step in permanent weaving? कहते हैं परमानेंट वेविंग में प्री हीटिंग पहले से गर्म करने के चरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू ड्राई द हेयर कम्प्लीटली, बालों को पूरी तरह सुखाना। टू एक्टिव द केमिकल इन एंडोथर्मिक वेव, कि जो एंडोथर्मिक वेव के लिए केमिकल को क्या है एक्टिव करना। और उसके बाद क्या आएगा? टू रिमूव द हेयर, बालों को का रंग हटाना। डी क्या कहता है? टू स्टॉप स्कैल्प स्वेटिंग, कि स्कैल्प के पसीने को सुखाना है। तो हमने जो है पहले भी इस क्वेश्चन को जो है डिस्कस किया था कि जो हमारा क्या होता है एंडोथर्मिक जो होता है, कि जो एंडोथर्मिक जो वेव्स होती हैं उनको क्या है एक्टिव करने के लिए हमें क्या बाहरी हीट की क्या होती है ज़रूरत होती है। इसलिए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा, कि अगर हमें प्री हीटिंग स्टेप करना है तो वो क्या होएगा, वो क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो है एंडोथर्मिक जो वेव्स है उसके लिए हमारा हेयर जो है वो क्या हो जाए तैयार हो जाए। उसके बाद है हमारे पास 27 क्वेश्चन, कहता है विच लेयर ऑफ द हेयर शाफ्ट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी रिक्वायर्ड फॉर पमिंग। बालों की कूप की कौन सी परत पमिंग के लिए आवश्यक मजबूती और क्या है लचीलापन प्रदान करती है? ए कहता है क्यूटिकल, बी कहता है मेड्यूला, सी कहता है कोटेक्स और डी क्या कहता है सेबेशियस ग्लैंड। तो हमारे बालों की परत को जो मजबूती और जो क्या है लचीलापन जो है वह कौन प्रदान करता है? क्यूटिकल जो होती है वो क्या करती है हमारे बालों को मजबूती देती है, मतलब जो हेयर जो क्यूटिकल होते हैं वो क्या करते हैं, जो अंदर वाला जो हेयर होता है उसको क्या करते हैं प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है, उसको इलास्टिसिटी भी देता है। तो वो काम कौन करता है? हमारी क्यूटिकल लेयर करती है। तो हमारा 28 क्वेश्चन है, वो कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ पर्म रैप इन्वॉल्व्स रैपिंग द हेयर फ्रॉम द एंड टू द स्कैल्प इज़ ओवरलैपिंग लेयर, कि हम इसमें क्या करते हैं ओवरलैप करते हैं किस प्रकार के पर्म रैप में बालों के जो सिरों से स्कैल्प की ओर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए क्या है लपेटा जाता है। तो पहले क्या कहता है उसे स्पाइरल रैप, दूसरा कहता है कोक्यू नोल रैप, थर्ड कहता है ब्रिकले रैप, डी क्या कहता है पिगी बैक रैप। तो इसका जो आएगा हमारे 28 का क्वेश्चन क्या आएगा? कोक्यू नोल जो रैप होता है इसमें क्या होता है सिरों से शुरू जो है कर जो है जड़, जो हमारी जड़ तक बालों को के
एक के ऊपर एक लपेटना क्या बोला जाता है, क्योक्यूनोल क्या है उसे कहा जाता है। तो आपको इस डायग्राम से और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या है, पहले हमने एक पम्प लगाया, उसके ऊपर दूसरा पम्प है, उसके बाद तीसरा पम्प है, तो इसको क्या बोलते हैं, कोरिक्यूनोल रैप्स जो हैं वो बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा 29 क्वेश्चन, कहते हैं इन विच पम्प टेक्निक इज द हेयर रैप at the angle other than perpendicular to the road creating a crocules। कहते हैं किस पमिंग तकनीक में बालों को रोड के लंबवत की बजाय एक कोण पर लपेटा जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, कोरक्यू जैसा कर्ल्स बनता है। तो ए क्या कहता है, कोरक्यूनोल रैप, बी कहता है स्पाइरल रैप, सी कहता है बेसिक रैप और डी क्या कहता है, कर्वेचर रैप। तो इसमें क्या आएगा, तो जब हम क्या करते हैं उसे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लंबाई में जब हम उसे वो करते हैं, पम्प रोलर्स को जो होते हैं एक के ऊपर जब हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पाइरल रैप जो है वह क्या है बोला जाता है। इसमें बालों की रोड की लंबाई के साथ तिरछा जो है वो क्या है लपेटा जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, स्प्रिंग जैसा जो है इसके अंदर क्या होता है, कर्ल्स आता है। उसके बाद है हमारे पास 30 क्वेश्चन, कहता है व्हाट हैपन इफ द कॉटन स्ट्रिप प्लेस्ड अराउंड द हेयर लाइन बिकम सोक्ड विद पर्म लोशन एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। कहता है यदि हेयर लाइन के चारों ओर लगाई गई कॉटन की पट्टी पर्म लोशन से भीग जाए और उसके बाद उसे ना बदला जाए। ए कहता है द हेयर विल ग्रो फास्टर, बाल तेजी से बढ़ेगा। बी कहता है कर्ल्स विल बिकम टाइटर, कर्ल्स और टाइट हो जाएंगे। इट कैन कोज केमिकल बर्न एंड स्किन रिएक्शन इरिटेशन, दस इसमें स्किन बर्न तथा त्वचा में जलन हो सकती है। डी क्या कहता है द हेयर कलर विल बिकम डार्कर, बालों का रंग क्या हो जाएगा और अधिक क्या हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। तो इसका क्या है, अगर हमारा क्या है ज़्यादा देर स्किन पे वो लगा रहेगा तो हमारी स्किन में क्या हो सकती है, रिएक्शन हो सकती है, इसलिए जो है सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारे पास आता है 31 क्वेश्चन, कहता है इन विच कंट्रोल विच बेस कंट्रोल पोजीशन द रोड डायरेक्टली ऑन इट्स बेस एंड क्रिएट द मैक्सिमम वॉल्यूम। कौन सा बेस कंट्रोल रोड को सीधा उसके बेस पर रखता है और सबसे अधिक वॉल्यूम क्या है पैदा करता है। ए कहता है हाफ ऑफ बेस, बी कहता है ऑफ बेस, सी कहता है ऑन बेस और डी क्या कहता है अंडर डायरेक्टेड बेस। तो जब हम क्या है जितनी हमने सेक्शनिंग ली है, जब हम कर्ल्स को उसी जो हमारा रोड है उसको उसके ऊपर रखते हैं, ऑन बेस रखते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्या है टाइट कर्ल्स पड़ता है। 90 के डिग्री में खींच कर लगाया जाता है और इससे जो है एकदम रूट से जो है वो क्या है कर्ल्स हमारा पड़ता है। विच बेसिस कंट्रोल रिजल्ट इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम एंड पोजीशन द रोड कम्प्लीटली ऑफ इट्स सेक्शंस। किस बेस कंट्रोल के परिणाम सबसे कम वॉल्यूम मिलता है और रोड अपने क्या है सेक्शन से पूरी तरह बाहर क्या होती है, स्थित होती है। ओके, इसे कहते हैं ऑन बेस, बी कहता है हाफ बेस, सी कहता है ऑफ बेस और डी क्या कहता है ओवर डायरेक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑफ बेस। उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन है 34 कि व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द हेयर दैट हैज़ अ वेरी टाइट कम्पैक्ट क्यूटिकल्स एंड रेसिस्ट एब्जॉर्बिंग पर्म लोशन। उन बालों के लिए क्या शब्द है जिनकी क्यूटिकल्स बहुत टाइट कॉम्पैक्ट होती है और जो पर्म लोशन सोखने विरुद्ध है। तो ए क्या कहता है पोर्स हेयर, बी कहता है रेसिस्टेंट हेयर, सी कहता है नॉर्मल हेयर और डी क्या कहता है डैमेज हेयर। तो 34 का जो है करेक्ट आंसर क्या आएगा, रेसिस्टेंट जो हेयर्स होते हैं, ये हेयर्स जो होते हैं इनके अंदर पर्म लोशन को जो है काम करने में, इनके क्यूटिकल्स ओपन होने में क्या बहुत अधिक समय लग जाता है, इसीलिए जो है पर्म लोशन को क्या ये ऑब्जर्व करने के लिए क्या होते हैं उसका विरोध करते हैं ये, क्योंकि इनकी जो इलास्टिसिटी, ये जो होते हैं ना हेल्दी हेयर मोटा हेयर होता है, तो इनकी जो क्यूटिकल्स होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है। तो दैट इज़ वाई कि उनके अंदर जो है जो हम केमिकल यूज़ करते हैं तो वो हीट के द्वारा क्यूटिकल को ओपन ही नहीं कर पाता है। What test can cosmetology perform to check for the
प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक साल्ट इन अ क्लाइंट हेयर। एक कॉस्मेटोलॉजी क्लाइंट के बालों में मेटेलिक साल्ट की उपस्थिति की जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट कर सकता है? तो ए कहता है 1:20 वॉल्यूम पैरा ऑक्साइड सोल्यूशन टेस्ट, बी कहता है इलास्टिसिटी टेस्ट, सी कहता है पैच टेस्ट और डी क्या कहता है स्किन स्क्रैपिंग टेस्ट। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ए आएगा कि 1:20 वॉल्यूम क्या है पैरा ऑक्साइड सोल्यूशन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं क्लाइंट के क्या है थोड़े से बालों को पैराक्साइड घोल में डालकर क्या है मेटेलिक साल्ट से क्या है उसकी क्या है जांच की जाती है। 38 क्वेश्चन कहता है हाउ डज अ कोल्ड वेव डिफर फ्रॉम एन एंडोथर्मिक वेव। एक कोल्ड वेव जो है एक एंडोथर्मिक वेव से किस प्रकार भिन्न है? इट्स यूज कोल्ड वाटर ओनली है, केवल ठंडे पानी का उपयोग करती है। इट प्रोसेस एट रूम टेम्परेचर विदाउट एन आउटसाइड हीट सोर्स, ये बिना किसी बाहरी गर्मी के कमरे के तापमान पर क्या प्रोसेस होती है। सी कहता है इट डज नॉट यूज़ एनी केमिकल, यह किसी भी केमिकल का उपयोग नहीं करती। डी क्या कहता है इट कैन ओनली बी डन इन विंटर, यह केवल सर्दियों में की जाती है। तो कोल्ड वेव के बारे में पूछ रहा है कि यह कब क्या है, यह एंडोथर्मिक वेव से कैसे भिन्न है। आपको पता है कि जब हमने क्या किया था, हमें पता है कि जो एंडोथर्मिक जो वेव होती है जो हम यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है हमें बाहर से हीट की क्या होती है नीड होती है, बट कोल्ड वेव में क्या होता है अपने आप क्या होती है हीट की प्रोडक्शन होती है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा, क्योंकि ये क्या करता है रूम जो है टेम्परेचर में विदाउट एनी आउटसाइड हीट सोर्सेज के ही हम क्या कर देते हैं बालों में क्या करते हैं हीट की प्रोडक्शन करते हैं। 39 क्वेश्चन है कहता है व्हाट इज रिकमेंडेड साइज ऑफ द हेयर सबसेक्शन ऑफ रैपिंग अ पर्म रोड। पर्म रोड लपेटने के लिए बालों के सबसेक्शन का अनुशांसित आकार क्या होना चाहिए? ये कहता है डबल द लेंथ ऑफ द रोड, रोड की लंबाई से दोगुना। बी कहता है इक्वल टू द लेंथ एंड डायामीटर ऑफ द रोड, कि जितनी रोड की लंबाई है उतना ही उसका क्या है व्यास के क्या है बराबर होना चाहिए। और सी क्या कहता है एज थिक एज पॉसिबल। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा, इक्वल टू द लेंथ एंड डायामीटर ऑफ द रोड। 41 क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द केमिकल फेस ऑफ द परमानेंट वेविंग प्रोसेस। परमानेंट वेविंग प्रक्रिया का रासायनिक चरण क्या होता है? कटिंग द हेयर, शैम्पूइंग एंड ब्लो ड्राइंग, सी कहता है अप्लाइंग पर्म लोशन एंड न्यूट्रलाइज़र, सी कहता है चूज द रोड साइज। तो जो केमिकल जो हमारे फेसेस होता है उसमें परमानेंट वेविंग प्रोसेस में क्या होता है अप्लाइंग पर्म लोशन एंड न्यूट्रलाइजिंग, इन दो सब स्टेप्स का जो है हम क्या है यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास 42 क्वेश्चन व्हाट शुड अ क्लैरिफाई शैम्पू बी यूज बिफोर अ पर्म सर्व। पर्म सर्विस से पहले क्लैरिफाई शैम्पू का उपयोग क्यों किया जाता है? टू मेक द स्कैल्प एक्स्ट्रा सेंसिटिव, कि स्कैल्पों के अतिरिक्त क्या है संवेदनशील बनाने के लिए। टू रिमूव मिनरल्स बिल्डअप एंड प्रोडक्ट रिड्यूस फ्रॉम हेयर, बालों में मिनरल बिल्डअप और प्रोडक्ट के अवशेषों को हटाने के लिए। सी कहता है टू कोट द हेयर विद वैक्स, बालों को मोम की परत चढ़ाने के लिए। डी कहता है टू चेंज द नेचुरल हेयर कलर, बालों को प्राकृतिक रंगों को बदलने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? टू रिमूव मिनरल बिल्डअप एंड प्रोडक्ट रिसाइड्यूज फ्रॉम हेयर, कि बालों में जो हमारा जो हम जैसे शैम्पू यूज़ करते हैं या कोई केमिकल यूज़ करते हैं तो वो हमारे बालों में ही क्या हो जाता है एक कोटेज बनाना स्टार्ट हो जाता है। जब हम क्लैरिफाई शैम्पू यूज़ करते हैं तो उससे क्या हो जाता है हमारे क्यूटिकल्स के ऊपर जो ओवर कोटिंग हुई होती है किसी चीज़ों की वो क्या है रिमूव हो जाती है। 43 क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द टर्म फॉर द पोजीशन ऑफ द रोड इन रिलेशन टू इट्स बेस सेक्शन। रोड की उसके बेस सेक्शन के संबंध में स्थिति के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ए कहता है बेस कंट्रोल, बेस प्लेसमेंट, बी कहता है रोड एंगल, सी कहता है सेक्शन डेंसिटी और डी क्या कहता है हेयर टेक्सचर। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा कि बेस कंट्रोल और क्या क्या होता है जो बेस प्लेसमेंट। इसका कहते हैं रोड अपने सेक्शन में किस तरह भी ऑन बेस लगेगी, ऑफ बेस लगेगी या हाफ बेस पर जो है रखी जाएगी, इसे क्या कहते हैं बेस कंट्रोल जो है वो क्या है कहते हैं।
नेक्स्ट है हमारा 43 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द पोजीशन ऑफ द रोड इन द रिएक्शन टू द बेस सेक्शन। कहता है रोड की उसके बेस सेक्शन के संबंध में स्थिति के लिए क्या शब्द उपयोग किया जाता है। ए कहता है बेस कंट्रोल, बी कहता है रोड एंगल, सी कहता है सेक्शन डेंसिटी, डी कहता है हेयर टेक्सचर। तो यहाँ पर ये कहता है कि जब हम जो है रोड्स लगाते हैं तो कौन से बेसिक सेक्शंस होते हैं। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन जो था वो क्या था, ए था कि जब भी हम क्या है बालों के ऊपर क्या है पर्म जो है रोड्स लगाते हैं, या तो वो ऑन बेस लगाते हैं या ऑफ बेस या हाफ बेस लगाते हैं। Which end paper technique uses only one flat paper places over the top of the hair stand। कौन सी एंड पेपर टेक्निक बालों के स्टैंड को केवल ऊपरी हिस्से पर रखे गए फ्लैट पेपर का उपयोग करती है। ए कहता है डबल फ्लैट रैप, बी कहता है सिंगल फ्लैट रैप, सी कहता है बुक्ड रैप और डी क्या कहता है कुशन रैप। तो इसमें जब हम जो है कर्ल्स जब हम पमिंग रोड पर जो है रोड्स अप्लाई करते हैं बालों के ऊपर, तब हम इसने पूछा हुआ कि कौन सा जो है हम एंड पेपर, कौन सी एंड पेपर की हम टेक्निक यूज़ करते हैं। वो कहता है कि क्या वो कौन सा जो है एंड पेपर की टेक्निक है जब कहते हैं बालों के स्टैंड को केवल क्या करते हैं हम ऊपरी हिस्से पर ही क्या है एक फ्लैट पेपर ही जब हम रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगल फ्लैट रैप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है व्हाट कुड बी कॉज ऑफ लिम्प वीक कर्ल्स आफ्टर अ पर्म सर्विस। पर्म सर्विस के बाद ढीले और कमज़ोर कर्ल्स बनने का क्या कारण हो सकता है। ए कहता है अंडर प्रोसेसिंग और यूजिंग टू लार्ज रोड, अंडर प्रोसेसिंग और बड़ी रोड्स का आपने क्या है यूज़ कर लिया है। बी कहता है ओवर न्यूट्रलाइज़र की ज़रूरत से ज़्यादा हमने क्या किया, न्यूट्रलाइज़र का क्या है यूज़ किया। और उसके बाद कहते हैं वेविंग ग्लोव्स ड्यूरिंग द सर्विस कि ग्लव्स, वेयरिंग ग्लव्स ड्यूरिंग द सर्विस की कहते हैं सर्विस के दौरान क्या दस्ताने हमने पहने। और डी कहता है यूजिंग टू मच टेंशन, बहुत अधिक खिंचाव का उपयोग किया। तो जब आपका क्या होता है जो रिज़ल्ट है जब वो कहते हैं प्रॉपर नहीं आता है, वीक कर्ल्स आते हैं, उसका कारण क्या होता है, या तो वो काम क्या अंडर प्रोसेसिंग था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, या आपने क्या टू लार्ज जो थे वो क्या थे रोड्स का यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट टाइप ऑफ पर्म कंटेन एन इंग्रेडिएंट दैट टर्न इनटू द गैस एंड रिलीज अ स्ट्रॉन्ग पंगेट एडोर। कहते हैं किस प्रकार के पर्म में एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो गैस में बदल जाता है और तीखी तेज जो होता है वो क्या है गंध को छोड़ता है। तो पहले क्या कहता है एसिड वेव, दूसरा कहता है अमोनिया फ्री वेव्स, सी कहता है अमोनिया थायोग्लाइकोलेट एल्कालिन वेव, डी क्या कहता है ग्लिसराइड वेव। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, जो बहुत ज़्यादा एडोर जो उसकी स्मेल होती है उसकी होती है अमोनिया थायोग्लाइकोलेट एल्कोलाइन वेव की जो है वह होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ अ क्लाइंट हैज़ ऑब्जर्व और सोर ऑन अ स्कैल्प द स्टाइलिश शुड। यदि क्लाइंट के स्कैल्प पर खरोंचे या घाव है तो स्टाइलिश को क्या करना चाहिए, प्रोसेस विद द पर्ल केयरफुली, सावधानी से पम्पिंग शुरू कर देनी चाहिए। अप्लाइंग ए लॉट ऑफ पेट्रोलियम जेली एंड पम्प, बहुत सारी पेट्रोलियम जेली लगाकर पम्प करना चाहिए। सी रिफ्यूज़ द पम्प सर्विस अंटिल द स्कैल्प इज़ हील्ड, स्कैल्प ठीक होने पर क्या है पर्व की क्या है सर्विस को के लिए मना कर देना चाहिए। डी क्या कहता है यूज़ डबल न्यूट्रलाइज़र टू हील इट। तो हमें क्या है डबल जो है इसे ठीक करने के लिए दोगुने न्यूट्रलाइज़र का क्या प्रयोग करना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, रिफ्यूज़ द पम्प सर्विस। जब तक उसकी स्कैल्प प्रॉपरली ठीक नहीं हो जाती है, हील नहीं हो जाती है, तब तक हमें सर्विस नहीं देनी चाहिए। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन, कहता है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिंजिंग द हेयर वार्म वाटर आफ्टर द प्रोसेसिंग टाइम इज़ कम्प्लीटली कॉल्ड। कहता है प्रोसेसिंग के समय पूरा होने के बाद बालों को गुनगुने पानी से धोने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ए इज़ न्यूट्रलाइजिंग, बी इज़ प्रोसेसिंग, सी इज़ केमिकल रिंजिंग और डी क्या कहता है पोस्ट रिंजिंग। तो उसको क्या बोला जाता है, केमिकल रिंजिंग। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी इज़ द क्या है करेक्ट आंसर, ब्लूरिंग या केमिकल रिंजिंग। तो स्टूडेंट जब आपने ये मेरी वीडियो देखी होगी तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो है मिसिंग होंगे, जैसे 49 क्वेश्चन नहीं था,
ठीक है, 48 क्वेश्चन नहीं था। तो वो बीच में क्वेश्चन इसलिए मिसिंग कर दिए गए थे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी बन रही थी और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो गलती से रिपीट हो गए थे। तो इसीलिए जो है उन क्वेश्चंस को रिपीट ना कर और आपका समय ना बर्बाद हो, इसलिए जो है उन क्वेश्चंस के नंबर्स जो हैं और उन क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया गया है। तभी जो है आपका अभी जो है 47 के बाद जो है वो 50 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट आ गए। इसी प्रकार अंदर भी जो है काफ़ी वीडियो के अंदर ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके नंबर्स जो हैं वो मिसिंग है, बट यह जितने भी क्वेश्चंस हैं यह कंप्लीट हैं और कोई भी क्वेश्चन रिपीटिशन में नहीं है, बस इसीलिए जो है उनके नंबर्स में थोड़ी सी मिसिंग आई है। तो मैं होप सो, मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह मेरी वीडियो जो है बहुत अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए यूज़फुल रहेगी। और अगर मेरी थ्योरी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो पर अपने जो है कमेंट्स और अपने लाइक्स देना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।